लक्ष्मी पूजन के 8 दिन बाद लक्ष्मी का रूप ही बदल गया। जितने बेईमान हैं उनकी सिर्फ चैन नहीं लूटी, उनका दौलत लूट गया। जितने ईमानदार लोग हैं उनके चेहरों पर मुस्कान है। हाँ, अभी कुछ बोझिल है। तो ये जो नोटबंदी है और बदलते नोट हैं, उन पर पेश है हमारा श्वेत पत्र। देश ने इतना बड़ा जन आंदोलन नहीं देखा। यहाँ नारेबाजी नहीं है, मूक स्वीकृति है एक ऐसे बदलाव की जहाँ वादा है देश बदल जाने का। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मुझे कोई खास दिक्कत नहीं, हल्की फुल्की दिक्कत होगी भी तो अब भी हम सपोर्ट में हैं। आदमी जब जियो के लिए लाइन लगा सकता है, यूएसए के लिए वीजा चाहिए तब 3 दिन लाइन लगा सकता है, तो हम आधा घंटे क्यों नहीं लगा सकते? तो हमें बहुत लंबी लगनी पड़ी, लेकिन हमें किसी बात की तकलीफ नहीं है, क्योंकि काला धन जितना बाहर निकल रहा है, हमें इस बात की तकलीफ नहीं है। देश विकास करेगा इससे। झल्लाहट है, परेशानी है, संघर्ष है, पर अर्थव्यवस्था ही नहीं, देश की समूची तस्वीर सुधारने के लिए ये देश की जनता का बलिदान है। फैसला प्रधानमंत्री का है, पर सही मायने में इस जंग में जनता ही योद्धा है। जनता ही दे रही है शहादत। उम्मीद है जीत भी जनता की ही होगी। जिनको राजनीति करनी है करे, जिनका लूट चुका है वो रोते रहे, गंदे आरोप लगाते रहे, लेकिन मेरे ईमानदार देशवासियों, आइए मेरे साथ चलिए। सिर्फ 50 दिन, 30 दिसंबर के बाद मैं आपने जैसा हिंदुस्तान चाहा है वो देने का वादा करता हूं। जिन्हें कई कई दिन लाइनों से मायूस ही लौटना पड़ा, जो हर दिन के आधार पर रोजगार में जुटे हैं, जिनके लिए रोजाना हाथ में कैश होना जरूरी है, उनके लिए ये 50 दिन भारी हैं। पर 50 दिन के बदले अगर खुशहाल जीवन की गारंटी हो तो कौन तैयार नहीं होगा भला। नकली 2 दिन 4 नोट नकली आते थे। कई बार कस्टमर दे गया, फटाफट लिया और डाल दिया, देखा भी नहीं, और बाद में रात को गिनते थे यार ये क्या आ गया, और वो क्या करे उसको, बैंक में ले जाओ तो वो फाड़ देंगे। लेकिन शुक्र है इस चीज से ये चीज तो खत्म होगी। लाइन कम हो गई है, इसके अंदर भी अपना बैंक के अंदर भी आराम से ट्रांजैक्शन हो रही है। आप देखिए लाइन शॉर्ट होती जा रही है, बढ़िया है। आगे डिजिटल करेंसी आएगी, ज्यादा बेटर है, चोरी चकारी नहीं होगी, बहुत अच्छा। देखिए लाइन तो कुछ छोटी हो गई है, और 1000 का नोट जो बंद हुआ है, मतलब वो पॉजिटिव डिसीजन ही है। मुश्किल ये है कि कैश पर चलने वाले हिंदुस्तान में जिन नोटों को रद्दी बनाया गया वो कुल करेंसी का 86% थे। पर हम आपको ये भी बता दें कि बैंकों के पास मौजूद जानकारी के मुताबिक 1000 रुपए के जितने नोट छपे, उनमें से 2/3 का इस्तेमाल केवल गड्डियों की शक्ल में हुआ, और 500 के जितने नोट छपे, उनमें 1/3 का इस्तेमाल इसी रूप में होता रहा। यानी वो गड्डी में गुथे किसी न किसी के काले खजाने में आराम फरमा रहे थे। स्वच्छता का अभियान जरा दायरा भी उसका बढ़ रहा है। आजकल बॉर्डर के पार की सफाई हो या काले धन से भरी तिजोरियों के भीतर तक की सफाई हो, सब कुछ जोर शोर से चल रहा है। हिंदुस्तान में काले धन का अनुमान कई एजेंसियों ने लगाया है। इसके मुताबिक भारत में जितना काला धन है वो पूरे देश की जीडीपी का 20% है, यानी 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक। प्रहार तो हुआ है, अब अगर सही जगह पर चोट भी लगी तो ये धन अर्थव्यवस्था की पहियों में तेल का काम कर सकता है। इतने सालों में आपने कितने मल्टी करोड़ घोटालों के बारे में सुना है? अब ये बताइए कि उन घोटालों का जब पर्दाफाश होता है तो पैसे कितने रिकवर होते हैं? ना के बराबर। लेकिन इस दफा जहां सुनिए कहीं नोटों की बोरियां भर भर के नदी में बहाई जा रही हैं, कहीं पर नोटों को आग लगाया जा रहा है। यानी जो काला धन कमाने वाले हैं, जो काला धन जुटाने वाले हैं, उन पर चोट जबरदस्त हुई। सबसे बढ़कर यह कि बेईमानों के दिलों में खौफ समा गया है। प्रधानमंत्री ने जब 8 नवंबर को देश को संबोधन में यह ऐलान किया था तो फैसले के अमल में केवल 3 घंटे का वक्त बचा था। जिसके ईमानदारी के पैसे थे वो उन्हें बदल भी सकता था, जमा भी करा सकता था, पर बेईमानों के पास तो केवल जलाने और बहाने का विकल्प बचा था।
कहते हैं प्रधानमंत्री के इस फैसले के बारे में मुट्ठी भर लोगों को ही जानकारी थी। दरअसल मंशा भी एक औचक आक्रमण की ही थी। ये सच है कि आज भी बेईमान लोगों ने अपने ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए एक से बढ़कर एक जुगाड़ का आविष्कार किया है। पर सोने की खरीद से लेकर बेनामी प्रॉपर्टी तक पर सरकार ने प्रहार का प्लान बी तैयार कर रखा है। भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि हर 10 साल पर देश की करेंसी को बदल देना चाहिए। केवल काले धन पर अंकुश के लिए ही नहीं बल्कि नकली नोटों पर चोट के लिए जरूरी था कि बड़े डिनोमिनेशन वाले नोटों को बंद कर दिया जाए। और इस कदम की चोट पड़ी, इस बात का सबसे बड़ा सबूत भला क्या हो सकता है कि सरकार के फैसले के बाद कश्मीर की पत्थरबाजी पर ही ब्रेक लग गया। आतंक की फंडिंग, ड्रग्स का धंधा, नक्सलवाद, ये सब नकली नोटों पर फलते फूलते हैं। काले धन का सबसे काला चेहरा भी यही है और बड़े नोटों के साथ ये काला धंधा सबसे अधिक चलता है। नोटबंदी के बाद कई इलाकों में कैश वैन्स की लूट की खबर आई। ये आतंकियों, नक्सलियों, अपराधियों की टूटती कमर की आवाज थी। लेकिन नोटबंदी को लेकर अर्थशास्त्री और राजनेता जो आपत्तियां कर रहे हैं, उन्हें भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शहरों में हम एटीएम की लाइनों को देखकर नोटबंदी के असर का आकलन करते हैं, पर शहरी इलाकों से अलग आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है। शहरों में तो एटीएम का ऐसा जाल है कि एक पूरी पीढ़ी है जिसने चेकबुक और पासबुक का चेहरा नहीं देखा है। लेकिन एटीएम से अलग अगर केवल बैंक ब्रांच की भी बात की जाए तो शाखाओं को लेकर भी बहुत अच्छी तस्वीर नहीं है। जहां तक शहरी इलाकों का सवाल है, वहां पर 1 लाख लोगों पर 18.7 बैंक ब्रांच हैं। जहां तक गांव का सवाल है, वहां पर 1 लाख लोगों में 7.8 बैंक ब्रांच हैं। उस पर ग्रामीण भारत की जो तस्वीर है, वहां पर 80 करोड़ की आबादी ऐसी है जो मुख्य तौर पर कैश पर निर्भर है और यहीं पर इसी वजह से कैश की कमी का सामना करना पड़ रहा है। सीमेंट, स्टील, कंस्ट्रक्शन और ऑटो सेक्टर में नोटबंदी से मंदी आई। लेबर को रोजाना पेमेंट से लेकर डिमांड में आई गिरावट ने रियल एस्टेट को परेशान किया। लेकिन जानकारों का आकलन है कि ये समस्या अभी की है। 2 तिमाही भले ही नुकसान हो, आने वाले दिनों में सुधार जरूर होगा। नोटबंदी के वक्त को लेकर भी कई सवाल उठे, क्योंकि यह रबी की फसल की बुआई का सीजन था। किसानों को बीज और खाद की आवश्यकता थी। लगातार सूखे की मार झेल रहे किसान इस साल बम्पर बारिश से उत्साहित थे। क्राइसिल ने इस वित्त वर्ष में कृषि क्षेत्र में 4% वृद्धि की उम्मीद जताई थी। बीज, खाद और डीजल की खरीद में मुश्किल को देखते हुए कई किसानों को बुआई टालनी पड़ी, पर सरकार ने 21 नवंबर को बीज खरीद के लिए पुराने नोटों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी। हालांकि आशंका ये है कि फैसला कुछ देर से आया। टाइमिंग को लेकर दूसरा सवाल उठा शादियों के सीजन की वजह से। शादी वाले घरों में छोटे छोटे कामों के लिए कितने कैश की जरूरत होती है, उससे हिंदुस्तान में हर कोई परिचित है। सरकार ने शादी का कार्ड और अपनी आर्थिक पहचान दिखाकर 2.5 लाख कैश निकालने की सहूलियत तो दी, लेकिन नित नए नियमों के बीच ये सहूलियत सही तरीके से जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाई। आर्थिक जानकार मानते हैं कि एक-एक कर निकासी नियम बदलना, कभी पेट्रोल पंप तो कभी किसी बड़े चेन में एटीएम जैसी सुविधा देना, पुराने नोटों के इस्तेमाल की जगहों का विस्तार करना, इस बात का सबूत है कि ये सोचा समझा कदम नहीं था। 500 और 1000 के पुराने नोटों के रद्दी में तब्दील होते ही 5000 करोड़ नए नोटों की आवश्यकता है। अगर सभी करेंसी प्रिंटिंग प्रेस अपनी पूरी क्षमता से काम करें तो ये 3 से 4 महीने का काम है। एटीएम में तकनीकी बदलाव, नए नोटों की छपाई और लोगों तक पहुंचने में सबसे तेज रफ्तार से भी कम से कम 6 महीने का वक्त लगेगा। एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाए तब उस नए ढांचे की परिकल्पना भी मुकम्मल होगी, जिसका वादा प्रधानमंत्री ने किया है। क्योंकि समूची दुनिया में इस पैमाने पर नोटबंदी की ऐसी कोई मिसाल ही नहीं, इसीलिए नतीजा भी अप्रत्याशित होगा। तो राज चल रहा है, इमरजेंसी में भी कोई नहीं हुआ है। जो अपनी खून पसीने की कमाई
5 दिन के अंदर बैंकों में जमा कराई थी, उन्होंने अरबपतियों को बांटनी भी चालू कर दी। अभी तो 50 दिन पूरे भी नहीं हुए। इनका ये फैसला 100% अपने राजनीतिक स्वार्थ में ही लिया गया आका जा रहा है। और मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का फैसला किया, समूचा देश बैंकों और एटीएम की लाइनों में लग गया, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सब विरोध में जुट गईं। उनका सीधा आरोप है कि प्रधानमंत्री ने राजनीति की है, उनका फैसला राजनीति से प्रेरित है, और चूंकि चुनाव होने वाले हैं अलग अलग प्रदेशों में, वो सीधे तौर पर हड़बड़ी में ऐसा फैसला लेकर राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। राजनीति का चक्र कुछ इस कदर घूमा कि वैचारिक और सैद्धांतिक तौर पर एक दूसरे को दुश्मन की नजर से देखने वाले सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस ने आपस में हाथ मिला लिया। विकल्प की राजनीति का दावा करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल विपक्ष का घटक बन गए। कांग्रेस ने विरोधी सुरों के बीच अपना सुर शामिल कर दिया और सबने एक साथ नोटबंदी के खिलाफ संसद से लेकर सड़क तक के संघर्ष का ऐलान कर दिया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने जब यूपी की चुनावी बिसात पर समाजवादी पार्टी के प्रचार का दांव चला तो उसमें जनता के सामने नोटबंदी का पासा ही फेंका। समाजवादी पार्टी साफ साफ बताना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी ने दो के खिलाफ बहुत बड़ा कदम उठाया है। हमारे किसान और हमारे जवान और उसके साथ साथ जो हमारे व्यापारी हैं, इनको भी बर्बाद करने का पूरी साजिश की है। मैंने कई बार कहा, समझाया भी, हमारा किसान और व्यापारी सगे भाई हैं। किसान पैदा करता है और व्यापारी खरीदता है और वो सप्लाई करता पूरे देश के खाने के लिए। ये दोनों की अपेक्षा करो तो देश कमजोर हो जाएगा। लेकिन आज पता नहीं प्रधानमंत्री जी का क्या सोच है। वो तो धमकी देते हैं, वो कहते हैं कि हमारा गरीब है, हमारा ईमानदार है, वो सुख की नींद सो रहे हैं, वो हम सब लोग बेईमान हैं क्या? विरोध का दायरा बढ़ा तो संसद के गलियारों में भी नोटबंदी के खिलाफ एकजुटता की आवाज बुलंद की गई। लेकिन अजीब सा असमंजस भी देखने को मिला। जिस जेडीयू के अध्यक्ष शरद यादव विरोधियों की पंक्ति में खड़े थे, उसी जेडीयू के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस फैसले पर बार बार मोदी की पीठ थपथपाते नहीं थक रहे। भ्रष्टाचार, काला धन, गड़बड़ी के खिलाफ अगर कुछ भी होता हम साथ। विरोध की सियासत में विरोधाभासों की कोई कमी नहीं। मुलायम सिंह मोदी को फैसले पर पुनर्विचार करने की नसीहत दे रहे हैं तो उनके पुत्र और यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मोदी से मुलाकात की, फैसले को सही ठहराया। सेंट्रल हॉल में जब मैं खड़ा था तो प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई। जिस समय मुझे रात को जानकारी मिली कि पैसे 500 और 1000 बंद हो रहे हैं, तो मैं समझ गया कि लोगों को तकलीफ होने जा रही है। और उसी समय मैंने सबसे पहले कहा कि लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैंने अपने अधिकारियों से, जो प्रदेश के अधिकारी हैं, उनसे भी संबंधित अधिकारियों को बुला करके कहा कि कम से कम कानून व्यवस्था के सवाल पर और लोगों को सहूलियत देने के लिए कदम भी उठाएं, उनके लिए काम भी करें। विरोधी एकजुटता के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे विपक्ष पर निशाना साधा तो संसद के दोनों सदनों में कोहराम मच गया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री विपक्ष से डरते हैं। लोकसभा के एमपीज हैं, प्रधानमंत्री भी लोकसभा के एमपी हैं। हम अपनी बात रखेंगे, ऑपोजिशन के लोग अपनी बात रखेंगे, प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे, डिस्कशन हो जाएगा, सब साफ हो जाएगा। राहुल जी वो कह रहे हैं कि 72 घंटा मिलता तो सब लोग वाह वाह मोदी कर रहे हैं। नहीं, देखिए ये मोदी जी पहले हंस रहे थे,
आपने देखा, हंसी आ रही थी, फिर कितनी बार 3-4 बार रोना आया है ना? सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि चाहे कितना भी राजनीतिक विरोध क्यों न हो जाए, इस कदम को वापस नहीं लिया जाएगा। जैसे जैसे यूपी और पंजाब के चुनाव करीब आते जाएंगे, वैसे वैसे राजनीति और तीखी होती जाएगी। नोटबंदी का मुद्दा उसमें अहम रहेगा। नोटबंदी को लेकर हिंदुस्तान में अगर हाय तौबा मची तो इसकी सबसे बड़ी वजह है कैश पर हमारा जरूरत से ज्यादा निर्भर होना। अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि कैश से अलग भी एक सरल सुरक्षित दुनिया है। कितना हुआ उमेश? मैडम 20 रुपए हुआ। 2000 का खुला है? नहीं मैडम, खुला नहीं है मेरे पास। तो खाते में लिख लीजिए फिर। खाते में लिख लीजिए। कौन कहता है हम कैशलेस समाज में नहीं जीते? अब बताइए, आप कितने चाय की दुकानों में जाते हैं, कितने ऐसे पराठों की दुकानों में जाते हैं और वहां पर आपको उधारी खाता नहीं चलने की गुंजाइश है। तो फर्क सिर्फ इतना है कि आज के दौर में वही काम आपको क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से करना है और इस तरीके से हम एक कैशलेस समाज की ओर बढ़ सकते हैं। छोटे दुकानों की उधारी छोड़िए और आप बढ़िए प्लास्टिक मनी की तरफ। और हम इस ओर कदम बढ़ा भी चुके हैं। पेमेंट सॉल्यूशन कंपनी इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशंस ने कैश के बजाय कार्ड ट्रांजैक्शन पर देशव्यापी स्टडी की है। इसके मुताबिक शराब की दुकानों पर कार्ड पेमेंट में 190% का इजाफा हुआ है। एंटरटेनमेंट और मूवी टिकट्स खरीदने में कार्ड पेमेंट 183% बढ़ी है। रेस्टोरेंट के बिल की कार्ड पेमेंट में 160% की उछाल दर्ज की गई है। रोजमर्रा का सामान खरीदने के लिए भी कार्ड से पेमेंट करने वालों की संख्या 55% बढ़ी है, जबकि ज्वेलरी खरीदने के लिए कार्ड पेमेंट में 17% और कपड़ों और एक्सेसरीज की खरीदारी में कार्ड से पेमेंट का आंकड़ा भी 19% बढ़ गया है। यानी अब लोग कैश के लिए बैंकों की लाइन में लगने की बजाय कैशलेस होने का विकल्प चुनने लगे हैं। बड़े शहरों में कैश के बजाय कार्ड को चुनने वाले तेजी से बढ़ रहे हैं। इन लोगों पे कैश की प्रॉब्लम आ रही है आए दिन, तो इसके लिए सबसे अच्छी ऐप है पेटीएम, जो अधिकतर जनता हमारी यूज़ कर रही है। तो पेटीएम एक ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र है कि आप किसी को भी इजीली मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं बारकोड स्कैन करके, और ये काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिला है जब कैश की दिक्कत हो गई है। नोटबंदी के बाद देश में कार्ड ट्रांजैक्शंस के आंकड़े में 65% का इजाफा हुआ है। दिल्ली में यह बढ़ोतरी 110% की है, जबकि मुंबई में कार्ड ट्रांजैक्शन 48% बढ़ गई हैं। चेन्नई में 38% ज्यादा कार्ड पेमेंट होने लगे हैं। सिर्फ कार्ड ही नहीं, बल्कि लोग अब मोबाइल फोन के जरिए झटपट पेमेंट करके कैश के झंझट को बाय बाय करने लगे हैं। लोग समझने लगे हैं कि जब उनका मोबाइल फोन ही बैंक बन सकता है, तो बैंकों की लाइन में खड़े होकर वक्त बर्बाद करने की क्या जरूरत है। नोटबंदी के बाद गली चौराहों तक अपनी मर्जी से कैशलेस होते इंडिया की तस्वीरें आम हो चुकी हैं। अगर बेईमानी से कमाई करने वाले लोगों को छोड़ दिया जाए तो डिजिटल ट्रांजैक्शन हर मायने में फायदे का सौदा होता है। जनता के साथ साथ सरकार को भी इससे भ्रष्टाचार और टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलती है। 2 कप चाय बना दीजिएगा रंजन। देखिए, मजबूरी ऐसी वक्त की है कि मैंने भी अपने मोबाइल पर कई इस तरह से ई-वॉलेट डाउनलोड कर दिए हैं, इसमें पैसे डाले हैं और इसके जरिए पैसे दिए जा सकते हैं, पैसे पे कर सकती हूँ मैं। छोटे से छोटे दुकानों में मैं जाती हूँ, किसी भी छोटे से छोटे मार्केट में मुझे अगर बटन्स खरीदने हैं, अगर कुछ नकली ईयरिंग्स खरीदनी है, हर जगह अब पेटीएम से या फिर मोबीक्विक से, ऑक्सीजन वॉलेट से तरह तरह के ऐप्स मोबाइल पर भरे पड़े हैं जहाँ से मैं पेमेंट कर सकती हूँ। लेकिन ये बात मैं कर रही हूँ दिल्ली की। महानगरों से दूर जो दुनिया है उसकी असलियत कुछ अलग है। भारत में कैशलेस होने के रास्ते में कई मुश्किलें हैं। 2015 में आई प्यू रिसर्च की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अभी भी 90 करोड़ लोगों तक इंटरनेट की पहुंच नहीं है, यानी मोबाइल ऐप की गुंजाइश ही नहीं। कैशलेस होने के लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड की बड़ी भूमिका होती है, लेकिन देश की 60% जनता के पास डेबिट कार्ड की सुविधा नहीं है। क्रेडिट कार्ड तो दूर की बात है। तीसरी दिक्कत यह है कि अभी भी देश में कार्ड स्वाइप करने वाली मशीनों की भारी कमी है। जुलाई 2016 तक भारत में सिर्फ 14,40,000 कार्ड स्वाइप मशीनें एक्टिवेटेड थी, यानी 900 भारतीयों के लिए औसतन सिर्फ एक ऐसी मशीन। अगर हिंदुस्तान को कैशलेस होना है तो सरकार को डिजिटल पेमेंट के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कैशलेस होने के फायदे अनगिनत हैं। कदम उठाने होंगे और वो भी तेजी से।
से हम यहाँ कस्टमर उनको आराम मिल जाएगा काम में, और हमें भी दिक्कत नहीं होगी। अब झूठे पैसे की दिक्कत कभी होगी नहीं। अपना पेटीएम तो वो स्कैन करेंगे, हमारे उसमें वॉलेट में पैसे आ जाएंगे। पेटीएम का ये बहुत अच्छा यूज़ हो रहा है इस समय आज के टाइम पे, जबकि बैंकों में लाइन लगी हुई है, ATM में लाइन लगी हुई है, लोगों के पास पैसे झूठे नहीं हो पा रहे हैं। तो इसे पेटीएम, आपको कुछ खाना पीना, आपको भूख लगी है तो स्नैक्स खाने हैं आपको, हमारे यहाँ आइए, पेटीएम का इस्तेमाल करिए और अपना जो कैश उधर ट्रांसफर करिए, बस काम खत्म आपका। नोटबंदी से पहले तक भारत में 94% लेन देन कैश में हो रहे थे, पर जानते हैं दुनिया के बाकी देशों में क्या स्थिति है? बेल्जियम में सिर्फ 7% लेन देन ही कैश में होता है। फ्रांस में सिर्फ 8% ट्रांजैक्शन कैश में किए जाते हैं। कनाडा में ये आंकड़ा 10% है। ब्रिटेन और स्वीडन में भी सिर्फ 11% ट्रांजैक्शन ही कैश में होते हैं। अच्छी चाय थी। कितना हो गया? 20 रुपया। 2 चाय का 20? 2 चाय का। पेटीएम नंबर 995886 गया, देखना। ओके, आ गया। देखिए, अब 10-10 रुपए की चाय है, इसके लिए मैं ई-वॉलेट का इस्तेमाल कर सकती हूँ, मोबाइल के जरिए पेमेंट कर सकती हूँ, तो फिर मैं क्यों बैंकों की ATM की लाइन में लगूं, उतना ही निकालूं जितनी की मुझे जरूरत है, क्योंकि बड़े बड़े दुकानों में तो पहले से ही क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड चल रहे हैं। प्लास्टिक मनी यानी डेबिट या क्रेडिट कार्ड रखना कैश रखने से ज्यादा आसान और सुरक्षित होता है। कैश लेकर चलने में हमेशा चोरी और लूट का खतरा रहता है, तो एक फोन करके कार्ड को तुरंत ब्लॉक करवाया जा सकता है। कैश से पेमेंट करने पर महीने भर के खर्च का हिसाब रखना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कार्ड से पेमेंट करने पर सारा रिकॉर्ड मोबाइल फोन में सेव हो जाता है। यानी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि आपने कब, कहां और कितना पैसा खर्च किया। बैंक अक्सर कार्ड से पेमेंट करने पर डिस्काउंट देते हैं या फिर पॉइंट्स कमाने की स्कीम होती है। अगर महीने भर के खर्च में आपको 5-10% डिस्काउंट मिल जाए तो आपका तो फायदा ही है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करने के बाद कैश ऑन डिलीवरी के बजाय ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे तो आपको डिस्काउंट के ऑप्शंस भी मिल सकते हैं। ATM या बैंक से पैसे निकालकर बिजली पानी के बिल जमा करने की लाइनों में वक्त बर्बाद करने से अच्छा है कि आप बैंक कार्ड या मोबाइल वॉलेट से घर बैठे बिल पेमेंट कर दें। बीते 3 हफ्तों में जैसे हिंदुस्तान के जीने का अंदाज ही बदल गया है। कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो मौजूदा परिस्थितियों ने लोगों को नए अंदाज में जीना सिखा दिया है। सच कहें तो अगर ये सही तरीके से अमल में आ जाए तो सबका भला है। बाकी उद्योगों को तो बेहतरी के लिए आधे साल तक का इंतजार करना होगा, लेकिन कैशलेस होने की सुविधा देने वाली मोबाइल ई-वॉलेट कंपनियों के बिजनेस में बहार आ गई है। देश की सबसे बड़ी मोबाइल वॉलेट कंपनी पेटीएम ने सिर्फ 2 हफ्ते में 50% नए ग्राहक जोड़ लिए हैं। मोबीक्विक की मोबाइल ऐप डाउनलोडिंग में 40% का इजाफा हुआ है। फ्री चार्ज के जरिए भी ट्रांजैक्शन में 40% की बढ़ोतरी हुई है और ऑक्सीजन वॉलेट पर रजिस्टर करने वाले लोगों की संख्या 20% बढ़ गई है। नोटबंदी के फैसले से बड़े पैमाने पर उन लोगों को मुश्किलें आई जिनके पास बैंक खाते नहीं थे, पर आर्थिक सुधार के लिए सबके बैंक खाते होना बेहद जरूरी है। अब धीरे धीरे लोग अपने अपने खाते खुलवाना शुरू भी कर रहे हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है। आपका जो पास मोबाइल फोन है वो सिर्फ मोबाइल फोन नहीं है। आपके मोबाइल फोन को आप अपनी खुद की बैंक बना सकते हो। आपके मोबाइल फोन को आप अपना बटवा बना सकते हो। 1 भी रुपये का कैश नोट न हो तो भी आज का विज्ञान ऐसा है, टेक्नोलॉजी ऐसी है, अगर आपके पैसे बैंक में जमा पड़े हैं तो आप मोबाइल फोन से बाजार से खरीदी कर सकते हैं, मोबाइल फोन से पेमेंट दे सकते हैं। हाथ को रुपये को छुए बिना भी आपका पूरा कारोबार कर सकते हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक हिंदुस्तान की केवल 1% आबादी इनकम टैक्स देती है। इस टैक्स का इस्तेमाल जन सुविधाओं के निर्माण के लिए किया जाता है, यानी जिन सुविधाओं का प्रयोग देश के 100% लोग करते हैं उनका भार केवल 1% लोग उठाते हैं। यही वजह है कि लोगों ने उम्मीद बांध ली है कि शायद ये कड़वी दवाई है और जब बजट आएगा तो इनकम टैक्स देने वालों के लिए कुछ अच्छी घोषणा की जा सकती है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।
50 दिनों में देश के नवनिर्माण का वादा। इसके बाद 1.25 अरब जनता को क्या हासिल होगा? इस सवाल के जवाब के लिए इंतजार के अलावा और कोई विकल्प नहीं। देश उम्मीदों और आशंकाओं के बीच खड़ा है। उम्मीदें हौसला बढ़ाती हैं तो आशंकाएं डराती हैं, क्योंकि नोटबंदी का वैश्विक इतिहास कभी स्वर्णिम नहीं रहा। सबसे पहले अफ्रीकी देश घाना ने टैक्स चोरी और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए 1982 में अपने 50 सेडी की मुद्रा को बंद कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप देश के लोगों का अपनी मुद्रा के प्रति विश्वास कम हो गया और उन्होंने विदेशी मुद्रा की तरफ रुख कर लिया। इससे घाना के बैंकिंग सिस्टम को भारी नुकसान हुआ था और विदेशी मुद्रा पर काला बाजारी बेतहाशा बढ़ गई थी। इसके बाद 1984 में नाइजीरिया की सैन्य सरकार ने भ्रष्टाचार मिटाने की नीयत से प्रचलित मुद्रा के रंग को बदलने की कोशिश की और जनता से एक सीमित समय में पुराने नोट जमा करने को कहा, लेकिन इससे नाइजीरिया की अर्थव्यवस्था बुरी तरह लड़खड़ा गई थी। कर्ज और महंगाई के बोझ से दबी जनता की हालत और बुरी हो गई। 1987 में म्यांमार सरकार को नोटबंदी का फैसला इतना भारी पड़ा कि बेकाबू जनता को रोकने के लिए सेना को सड़कों पर उतरना पड़ा। जबकि 90 के दशक की शुरुआत में जायरे के तानाशाह राष्ट्रपति ने जब बैंक सुधार के नाम पर नोटों में बदलाव का फैसला किया तो उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया गया। 1991 में मिखाइल गोर्बाचोव के नेतृत्व में सोवियत संघ ने ब्लैक मनी से निपटने के लिए 50 और 100 रूबल को वापस ले लिया था, लेकिन इससे लोगों के मन में सरकार के प्रति विश्वास कम हुआ, असंतोष का माहौल बना। बाद में 1998 में सरकार ने नोटों को पूरी तरह बंद करने की जगह उनकी कीमत को 1000 गुना कम कर दिया था। 2010 में उत्तरी कोरिया के तानाशाह शासक किम जोंग इल ने करेंसी में से 2 शून्य हटा दिए, जिससे 100 का नोट 1 का रह गया, लेकिन इससे पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई और किम को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। बाद में किम ने अपने वित्त प्रमुख को फांसी पर लटका दिया। लेकिन भारत में नोटबंदी का इतिहास पुराना है। भारत ऐसे प्रयोगों के दौर से पहले भी गुजर चुका है। 1938 में 1000 और 10,000 के नोटों की छपाई शुरू हुई। इसे 1946 में बंद कर दिया गया। उस दौर में इसकी वैल्यू लाख से कम नहीं रही होगी, लिहाजा ये नोट जेब नहीं केवल तिजोरी में जगह पाते थे। 1954 में 1 और 10,000 के नोटों की छपाई फिर शुरू हुई। इस दौरान 5,000 के नोट भी छपने लगे, पर व्यवहारिकता को देखते हुए 1978 में इन्हें बंद कर दिया गया। 10,000 के साथ में 5,000 और 1,000 का नोट भी बंद किया गया था। 1978 की बात है, तो ये इमरजेंसी के तुरंत बाद की बात है। और उसके पहले जो कालाधन बहुत बढ़ चुका था, उस वक्त में महंगाई बढ़ रही थी, गलत इन्वेस्टमेंट्स हो रहे थे, विलासिता की वस्तुओं पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा था, राज्य का नियंत्रण था, उसमें दिक्कत होती थी कि लोगों के पास पैसा है, अच्छा बाहर ले जाते थे लोग पैसा, यहाँ से बाहर जमा करना शुरू हो गया था। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि हाई करेंसी जो वैल्यू की करेंसी नोट्स हैं वो काले धन की मुद्रा बन गए। काले धन का चलन लेन देन उसके जरिए होता था, एक बहुत बड़ा कारण है। सरकार आज 2000 के नए नोट का मुद्रा चलन शुरू कर चुकी है। अगर चाहे तो 5 और 10,000 के नोट आज भी छापे जा सकते हैं, पर 10,000 से अधिक के मोल के नोट छापने के लिए 1934 के कानून में संशोधन करना होगा। भारत ने प्रचलन में मौजूद नोटों की कुल संख्या का 86% बंद कर दिया है। इसके बाद भी देश की जनता सड़कों पर नहीं, लाइन में लगी है। उन्हें अपने प्रधानमंत्री पर ज्यादा भरोसा है या देश को काला धन से मुक्ति की उम्मीद, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस तरह से भारत ने नोटबंदी का फैसला लिया, वो दुनिया में एक मिसाल बनने की तरफ बढ़ रहा है। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं, तन की दौलत छांव है, आता है धन, जाता है धन। श्वेत पत्र में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। आम जनता परेशान है, बाकी कोई परेशान नहीं। 2 घंटे हो गए, 2 घंटे और पागल बने हुए हैं ना, तो तरीके से लाइन लग रही है। 5:30 बजे से खड़े हुए और ये अभी तक बैंक भी नहीं खुला और परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। दिक्कत हो रहा है, बट ठीक है ये फैसला भी, बट बहुत दिक्कत हो रहा है। मगर ये तो है कि कम से कम 2-2 हज़ार रुपए, 4-4 हज़ार रुपए दिए तो जा रहे हैं। 400 का सामान लीजिए तो 1,600 रुपया बेचारे कहाँ से रिटर्न करेंगे। 2,000 रुपए मार्केट में किसी पे है नहीं, कोई खुले दे नहीं रहा। 100 के ही जरूरी है अभी तो। मैं सुबह से 20 ATM में जाके आ गया, एक भी ATM में पैसे नहीं मिल रहे सर। हमें ड्यूटी पे जाना है, ड्यूटी का भी टाइम हमारी मालिक कैसे करेगा, हम लोग कहाँ जाए।